हे स्टूडेंट्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकाला जाता है। अभी तक आपने अनग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं लोअर क्लासेस में वो सीखा था। अब हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो तो हम मीन कैसे निकालते हैं। तो उसके तीन मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, और तीनों एग्जैक्टली एक जैसे ही हैं विद वेरी माइनर डिफरेंस। तो मैं इस ट्यूटोरियल को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूं। तो इस पार्ट में हम ये डायरेक्ट मेथड हम इसको सीखेंगे। इसमें एक बड़ा छोटा सा माइनर सा चेंज करेंगे तो ये वाला मेथड बन जाएगा, और उसमें फर्दर एक छोटा सा चेंज करेंगे तो ये वाला मेथड बन जाएगा। तो आपको सिर्फ इसको बहुत ध्यान से समझना है, उसके बाद ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल जो आपकी बुक में ही गिवन है, एग्जांपल 1। हम इसी से स्टार्ट करते हैं। और अभी पहले हम अनग्रुप डाटा, ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा का मतलब क्या होता है, देखो मैं एक बार ये क्वेश्चन पढ़ देता हूं फिर आपको समझाता हूं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below। एक क्लास है, 10th क्लास है, उसके 30 बच्चों का मैथमेटिक्स का रिजल्ट है ये। ठीक है, वो कहता है फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो आप ये फाइंड आउट करो कि ऑन एन एवरेज हर एक बच्चे ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। अब हमें ये जो डाटा गिवन है ये है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का मतलब क्या है, हमें एग्जैक्टली पता है कि बच्चों ने कितने कितने मार्क्स लिए हैं। हमें यह पता है कि एक बच्चा ऐसा है जिसके 10 मार्क्स आए हैं। हमें यह पता है कि 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने हैं 50 50 50। हमें यह पता है 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने हैं 70 70 70 70। तो हमें एग्जैक्टली पता है कि कितने कितने बच्चों ने कितने कितने मार्क्स लिए हैं। तो ये होता है अनग्रुप डाटा। अब पहले इसका मीन निकालते हैं क्विकली। देखो, सबसे पहली बात, ये जो आपको डाटा गिवन है इसको आप कॉलम्स की फॉर्म में लिख लो। ठीक है, और एक कॉलम को हम बोलते हैं एक्स आई और एक को बोलते हैं एफ आई। तो क्यों बोलते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एफ आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे कोई इवेंट कितनी बार हुआ, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि जैसे 40 नंबर आने की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो 40 नंबर क्लास में 4 स्टूडेंट्स ने लिए तो 4 बार 40 आएगा। ठीक है, 60 मार्क्स आने की फ्रीक्वेंसी क्या है 4। ठीक है, 88 मार्क्स आने की फ्रीक्वेंसी क्या है 2, यानी कि 2 बार 88 मार्क्स आए। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। और जिसकी हमने एवरेज निकालनी होती है, हमने एवरेज क्या निकालनी है कि मार्क्स ऑन एन एवरेज सबके पास कितने आए हैं। ठीक है, तो उसको हम एक्स से लिखते हैं। अब ये साथ में आई क्यों लिखा हुआ है, एफ आई। एफ आई मतलब जैसे F1, तो ये पहली टर्म हो गई। ऐसे ही F7, आई की वैल्यू अगर 7 हो तो मतलब 7th, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया F7। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा X7। तो आई मतलब कौन सी रो को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि एफ आई इंटू एक्स आई कितना है, यानी कि पूरी क्लास ने मिलके कितने मार्क्स लिए हैं हमें वो निकालना है। तो चलो एक काम करता हूं, इसको पहले चलो मैं यहां से इरेज कर देता हूं। ठीक है, और उसके बाद लिखते हैं, देखो अब मुझे चाहिए कि इन सब बच्चों ने मिलके कितने मार्क्स लिए हैं पूरी क्लास ने। तो अब चलो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ये 36 मार्क्स लेने वाले टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 3। तो इन तीनों स्टूडेंट्स ने टोटल कितने मार्क्स लिए हैं 3 इंटू 36, यानी कि 108। इतना ही हुआ ना। ठीक है, 10 मार्क्स लेने वाला सिर्फ एक ही बच्चा है, तो यानी कि 1 इंटू 10, तो ये हो गए 10, टोटल 10 मार्क्स आ गए। 20 मार्क्स लेने वाला भी एक ही बच्चा है, तो ये हो गया 1 इंटू 20, तो यानी कि टोटल मार्क्स हो गए 20। एक और कर लेते हैं, 40 मार्क्स लेने वाले टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में 4। तो 4 बच्चों ने 40 मार्क्स लिए हैं, तो टोटल इन चारों बच्चों ने कितने लिए हैं 4 इंटू 40, यानी कि 160 मार्क्स। तो इसी तरह से बाकी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं क्विकली यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ। तो ये हमारे पास डाटा आ गया। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये सब मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, और उसके बाद अब टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास, इन सबको ऐड कर लिया, वो हो गया 30। अब ये
इसका ये क्या मतलब है, समेशन ऑफ एफ आई। तो ये जो सिंबल है ये सिंबल है सम का, कि जितने भी एफ आईज हैं F1, F2, F3, F4 इन सबको हमने ऐड कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि सारे एफ्स को ऐड करके आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है, और इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब हम यहाँ पे क्या चाहिए हमें, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे, तो वो मेरा कितना बन जाएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1779 और ये हो गया 30, ठीक है। तो इन 30 बच्चों ने मिलके इतने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ऑन एन एवरेज अब हम एवरेज निकालते हैं एक्स बार, इसको एक्स बार लिखते हैं। जिसकी एवरेज निकालते हो ना तो उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर बार डाल देते हैं। तो वो कितनी हो जाएगी, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई विच इज इक्वल टू 1779 डिवाइडेड बाय 30 यानी कि 59.3 इज द आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया कि ऑन एन एवरेज हर एक बच्चे ने इतने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। अब हम इसी डाटा को अनग्रुप्ड की जगह ग्रुप डाटा लेके देखते हैं और फिर देखते हैं हमारी एवरेज कैसे आती है और कितनी आती है। देखो अब ये था मेरे पास डाटा, ठीक है, ये डाटा था, इसको हमने यूज किया। अब हम इसको मान लेते हैं कि हमें ग्रुप डाटा की फॉर्म में यही डाटा गिवन है। आप यूं समझ लो कि ये डाटा आपको गिवन ही नहीं है, आपको क्लास के जो भी रिजल्ट था वो इस तरह से गिवन है। इस तरह से कैसे, कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेके 25 के बीच में कुछ आए हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 25 से लेके 40 के बीच में कुछ हैं, ठीक है, 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से लेके 55 के बीच में। तो हमें डाटा ऐसे गिवन है। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 हैं या 20 हैं या 36 हैं या 40 हैं, हमें नहीं पता। हमें रेंज दे दी कि 10 से लेके 25 मार्क्स के बीच में मार्क्स स्कोर करने वाले 2 बच्चे हैं, 25 से लेके 40 मार्क्स स्कोर करने वाले उनके बीच में कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी मार्क्स हो सकते हैं, वो 3 बच्चे हैं। तो ये क्या है मेरे पास, ये हो गया अब ग्रुप डाटा। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता देता हूँ। देखो कई बार क्या होता है कि आपको ग्रुप डाटा गिवन नहीं होता, आपको सिर्फ अनग्रुप डाटा गिवन होता है और आपको बोला जाता है कि इसी को आप ग्रुप डाटा बना के यूज करो। तो हो सकता है कि आपको ये बोला जाए कि जो क्लास इंटरवल्स हैं उनका साइज जो है वो है 10, हो सकता है कि आपको बोला जाए कि क्लास साइज जो है वो है 15, जैसे इस केस में 10 to 25, तो क्लास का साइज क्या है 25 - 10 15। हो सकता है 10 का बोला जाए तो फिर आप 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे क्लासेस बनाओगे, ठीक है। अब इस केस में जो क्लास साइज है वो है 15। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है, जब मैं इस डाटा को इसमें कन्वर्ट करने जा रहा हूँ तो 10 से लेके 25 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 2। 10 मार्क्स से लेके 25 मार्क्स लेने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं। क्यों, एक बच्चे के 10 मार्क्स हैं, एक के 20 हैं, तो टोटल 2 हो गए, आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो 25 to 40, 40 to 55, तो 40 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब हमारे पास 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 40 मार्क्स लिए हैं, तो इन बच्चों को हम यहाँ कंसिडर करेंगे कि यहाँ। तो एज कन्वेंशन ये है कि लोअर लिमिट को हम इंक्लूड करते हैं और अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते। तो 40 मार्क्स लेने वाले ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं ये यहाँ पे नहीं कंसिडर होंगे, लेकिन यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। तो इसलिए 25 से लेके 40 नंबर लेने वाले सिर्फ ये 3 स्टूडेंट्स हैं, 36 मार्क्स वाले, 25 और 40 के बीच में 36। लेकिन 40 से 55 तो ये 40 और ये 50, तो ये दोनों यानी कि 4 + 3 यानी कि 7 स्टूडेंट्स इस क्लास में आएंगे। तो ये एक कन्वेंशन है कि जहाँ पे भी ओवरलैप हो रहा हो, जैसे 40 यहाँ 40 यहाँ, तो उस केस में 40 को लोअर लिमिट वाले में इंक्लूड करेंगे, अपर लिमिट वाले में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब अगर किसी बच्चे ने 100 मार्क्स लिए होते तो वो यहीं पे ही आता, क्योंकि 85 to 100 और उसके बाद 100 to समथिंग कोई क्लास नहीं है, ठीक है। तो इस केस में देखो यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं हो रहा, यहाँ ओवरलैप था, यहाँ 40 यहाँ 40, तो 40 किसी एक में ही जाएगा, लेकिन 100 सिर्फ यहीं पे ही है, तो इसलिए 100 इसी क्लास में कंसिडर होगा अगर किसी बच्चे के 100 मार्क्स होते। लेकिन इस केस में 40 कहाँ जाएगा, जिस क्लास इंटरवल में वो लोअर लिमिट में है, तो लोअर लिमिट इंक्लूड होगी, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होगी एज कन्वेंशन। ओके, ये हो गया अब ग्रुप डाटा। अगर मुझे डाटा ऐसे गिवन हो
तो मैं एवरेज कैसे निकालूंगा, अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। और उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। और सबसे पहला काम हमें क्या करना है, पहले तो आप इनको कॉलम में लिख लो, ठीक है। तो अब क्या है, मेरे पास ये क्लास इंटरवल अगर आप देखोगे तो 15 15 15 15 का ये मेरे पास क्लास इंटरवल गिवन है, ठीक है। क्लास इंटरवल कितना भी गिवन हो सकता है, उसको आप अभी छोड़ दो, अभी हम सिर्फ मेथड के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि हमें अल्टीमेटली एफ आई इंटू एक्स आई ये चाहिए होता है, राइट। अब एक्स आई मेरे पास है ही नहीं, तो अब सबसे पहले मुझे एक्स आई निकालना है। अब एक्स आई मैं कैसे निकालूंगा, अब एक्स आई देखो, एफ आई तो मेरे पास ऑलरेडी है, फ्रीक्वेंसी तो मेरे पास है, 2 बच्चे 3 बच्चे 7 बच्चे फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन इसको यूज करके अब मैं एक्स आई निकालूंगा, मतलब कि ऑन एन एवरेज इन 2 बच्चों ने कितने कितने मार्क्स स्कोर किए, ऑन एन एवरेज इन 6 बच्चों ने कितने कितने मार्क्स स्कोर किए, मुझे ये निकालना है। और ये मैं निकालूंगा यहां से। कैसे, उसके लिए हम ये यूज करेंगे क्लास मार्क, वो होते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे ये 10 और 25, तो 10 प्लस 25/2 यानी कि 35/2 विच इज इक्वल टू 17.5। तो मैं इनके लिए ये मानूंगा कि इन दोनों बच्चों ने ऑन एन एवरेज 17.5 मार्क्स स्कोर किए हैं। दोनों बच्चों ने, एक बच्चे ने 17.5 और दूसरे ने भी 17.5। हो सकता है कि दोनों ने 10-10 मार्क्स लिए हों, हो सकता है दोनों के 24-24 मार्क्स हों, लेकिन हमें नहीं पता, तो हम बिल्कुल इसके मिड पॉइंट को लेके चलेंगे कि ऑन एन एवरेज हम मान लेंगे कि दोनों ने 17.5 मार्क्स लिए, ठीक है। इसी तरह से इसका 25 प्लस 40/2, तो 25 प्लस 40/2 विच इज इक्वल टू 65/2 यानी कि 32.5। तो इन 3 बच्चों ने हम ये मान लेंगे कि ऑन एन एवरेज इनके मार्क्स आए हैं 32.5। तो यहां से मेरे पास बाकी सबका भी अब एक्स आई आ जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे क्विकली यहाँ पे थोड़ा नीट वे में लिख देता हूँ। तो 10 प्लस 25/2 इतना हो गया, 40 प्लस 55/2 इतना हो गया, 85 प्लस 100/2 इतना हो गया, ठीक है। तो ये क्लास मार्क्स हो गए, तो ये आ गया एक्स आई। अब हम इसको भूल जाएंगे और इसको यूज करके अब हमारा डाटा निकल आएगा। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 17.5 वो हो गया 35, एंड सिमिलरली 3 इंटू 32.5 वो यहाँ जाएगा, 7 इंटू 47.5 वो यहाँ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ, इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये मैं क्विकली लिख देता हूँ यहाँ पे, ये इतना आएगा, ठीक है। एफ आईज को मैंने ऐड कर लिया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो अभी भी 30 हैं, उन सबको भी ऐड कर लेते हैं। तो उन सबको ऐड करेंगे तो हमारा डाटा आता है 1860.0, ठीक है। और अब हम निकाल लेते हैं एक्स बार, तो एक्स बार क्या आ जाएगा 1860 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये मेरे पास आ जाएगा 62 एंड दैट विल बी माय आंसर, राइट। अब सोचने वाली बात ये है कि अनग्रुप डाटा में हमारा एवरेज कितना आया था 59.3 और यहाँ कितना आ गया 62, तो ये तो डिफरेंट हो गया। तो अब आप सोच रहे होगे कि ऐसे कैसे भाई, ये तो आंसर ही गलत हो गया। तो आंसर कोई गलत नहीं है। देखो, अगर आपको एग्जैक्ट पता ही ना हो, डाटा इस तरह से गिवन हो, अगर आपको एग्जैक्ट मार्क्स किस बच्चे के कितने कितने पता ही ना हो, ऐसे रेंज के अंदर डाटा गिवन हो, तो आप क्या करते हो, आप एक एस्टिमेशन लगाते हो, ठीक है। तो ये एक एस्टिमेटेड आंसर है कि ऑन एन एवरेज क्लास के स्टूडेंट्स ने 62 मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। तो ये एक एस्टिमेशन होता है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि फिर इसका फायदा क्या है, इससे अच्छा तो अनग्रुप डाटा ही नहीं था जो एक्यूरेट आंसर देता है, ये तो एक्यूरेट आंसर ही नहीं देता। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है, व्हाई दीज मेथड्स, कि ये जो डायरेक्ट मेथड है इसको हम यूज ही क्यों कर रहे हैं, इससे अच्छा तो अनग्रुप डाटा ही था। देखो, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई एक कंट्री है, कोई भी एक काफ़ी बड़ी कंट्री है, जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, और उसका एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, उसका एजुकेशन मिनिस्टर कहता है कि आप मुझे ये बताओ कि जो क्लास 10 का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ है इस साल का, उसमें बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही, आप मुझे ये बताओ, ठीक है। अब जब एजुकेशन मिनिस्टर को आप डाटा देने जाओगे
तो आप कैसे दोगे डाटा? अब ऐसे तो नहीं दोगे कि सर 61 मार्क्स स्कोर करने वाले जो हैं वो 5000 बच्चे हैं, 62 मार्क्स लाने वाले जो हैं वो 3000 हैं, 61.5 लाने वाले जो हैं वो 2000 हैं। ऐसे तो डाटा नहीं दोगे। आप उनको एक टॉप व्यू दोगे, एक ब्रॉड व्यू दोगे कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो सिर्फ हम जो बच्चे पास हुए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम डाटा कैसे देंगे? हम ऐसे दे सकते हैं डाटा कि 40 से लेके 60 मार्क्स लेने वाले जो बच्चे हैं वो हैं 1 लाख, ठीक है? तो ये हो गया 10,000 और ये 1 लाख, ठीक है? और मान लो 60 से लेके 80 मार्क्स लेने वाले जो बच्चे हैं वो हैं से 1,75,000, ठीक है? और 80 से लेके 100 मार्क्स लेने वाले जो बच्चे हैं वो हैं हमारे पास से 90,000। कुछ ऐसे ही दोगे ना डाटा, ब्रॉड व्यू दोगे। तो अब जब मैं इस तरह का डाटा दे रहा हूं उनको, तो यहां से वो फिर कैसे कंक्लूड करेंगे कि ऑन एन एवरेज किसी बच्चे ने कैसे परफॉर्म किया? तो वहां पे फिर हम क्या यूज करेंगे? डायरेक्ट मेथड। तो हम ये मान लेंगे कि ये जो 1 लाख बच्चा है, ऑन एन एवरेज इसने 50 मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है? 40 और 60 का मिड पॉइंट, तो 50 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हो गए? 1 लाख। 70 मार्क्स लेने वाले कितने हो गए? 60 और 80 का बिल्कुल मिड पॉइंट, वो हो गए 1,75,000। और 90 मार्क्स ऑन एन एवरेज लेने वाले बच्चे कितने हो गए? 90,000। तो इस डाटा को यूज करके मैं एक एवरेज निकाल लूंगा, जिससे मुझे मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल इस साल हमारी कंट्री में 10th क्लास का रिजल्ट जो है वो कैसा रहा है। राइट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इन मेथड्स को हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ये भी अब आपने सीख लिया। राइट, अब एक क्वेश्चन और आता है बच्चों के दिमाग में कि आंसर तो फिर भी डिफरेंट है, इस मेथड से अलग आया, उस मेथड से अलग था जब अनग्रुप डाटा था, तो फिर इसको क्यों यूज करें? देखो, जब आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत बड़ा डाटा होता है, तो अल्टीमेटली जो एवरेज हमने निकालनी है वो एक्चुअल के पास जाती है, ठीक है? तो जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाएगा एक्यूरेसी और बढ़ती जाती है। और ये मेथड नॉर्मली हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे डाटा बहुत बड़ा हो, क्योंकि वहाँ पे एक आइटम लेके तो आप उसको सॉल्व करने बैठोगे नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर के पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि वो एक बच्चे का डाटा देखे, उसको तो टॉप लेवल व्यू चाहिए और टॉप लेवल व्यू आप उसको ऐसे ही दोगे, ठीक है? तो अब इसके जो नेक्स्ट 2 मेथड्स हैं वो मैं अगले ट्यूटोरियल में कवर करता हूं। इसको एक बार बहुत ढंग से दोबारा देख लेना अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है बड़ा आसान, ठीक है? लेकिन फिर भी इसको दोबारा देख लेना अगर कोई डाउट है। और if you think that this is a good video and should be shared with your friends and your classmates, then please do it, but only if you like. So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.